व्हाट्सएप का नया यूजर नेम वाला फीचर लॉन्च होते ही विवादों में आ गया है। सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सरकार कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब भी मांग सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, बताइए क्या है ये पूरा मामला, किस बात पर है ये विवाद? हाल में ही व्हाट्सएप ने एक अपना नया फीचर लॉन्च किया है जिसके जरिए आप सिर्फ यूजर नेम के जरिए चैट कर सकते हैं। आपको अपना नंबर बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो जब हमने ये खबर दिखाई थी तो अपने दर्शकों को ये भी बताया था कि इसके जरिए स्कैम होने के खतरे भी बढ़ गए हैं। कोई नया यूजर नेम बना सकता है, किसी भी नाम से नया यूजर नेम बना करके दूसरे व्यक्ति से चैट कर सकता है, उसके साथ स्कैम कर सकता है। तो सरकार ने भी अब इसका संज्ञान ले लिया। इसकी जांच सरकार ने शुरू कर दिया। सरकार जल्द ही कंपनी को नोटिस भेज करके कंपनी से एडिशनल जानकारी भी मांगने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि इससे पोटेंशियल साइबर स्कैम के खतरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बार कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम को अज्यूम करके, चाहे आपके कोई रिश्तेदार है, आपका कोई बड़े आदमी का नाम रिश्तेदार के नाम से आईडी बना करके दूसरे व्यक्ति से पैसे की मांग कर सकता है, स्कैम कर सकता है। तो उसके खतरों को देखते हुए सरकार ने इस पूरे नए फीचर की जांच शुरू कर दी। हालांकि व्हाट्सएप ने अभी ये फीचर रोल आउट नहीं किया है। कंपनी ने यूजर नेम रिजर्व करने की शुरुआत कर दी और कंपनी जो इस साल के अंत तक ये फीचर को शुरू कर देगी। लेकिन सरकार चाहती है कि इस पूरे फीचर की पहले एक बार जांच कर ली जाए, कहीं ये लोगों के लिए साइबर फ्रॉड तो नहीं बढ़ा रहा, उसके बाद ही इसको मंजूरी दी जाएगी। जी बिल्कुल असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी खरीदना ही काफी नहीं, बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि क्या आपका घर ईवी चार्जिंग के लिए तैयार है। एक ताजा स्टडी के मुताबिक देश के करीब 45% घरों में ईवी चार्जिंग के लिए बिजली व्यवस्था अपग्रेड करनी होगी। इस पर पूरी डिटेल बता रही है दीपाली नंदा। तो बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी तो लॉन्च कर दी गई है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह से हमने रीसेंट रिपोर्ट में भी दिखाया था कि लोगों को दिक्कत तो हो रही है क्योंकि स्टेशनों की संख्या अभी भी बेहद कम है। लेकिन अगर हम घर की बात करें, खासतौर पर ऐसे लोग जो ईवी खरीदने का मन बना रहे हैं, क्या उनका घर ईवी चार्जिंग के लिए तैयार है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है AEEE और कैज़म की स्टडी के जरिए, जिसमें बड़ी बातें निकल कर आई है। क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि जो ये पूरा स्टडी या जो पूरा सर्वे किया गया है, इस दौरान 80,000 से ज्यादा घरों के ईवी चार्जिंग डेटा को एनालाइज किया गया और इस पूरे विश्लेषण के बाद पाया गया है कि 45% घरों में इलेक्ट्रिकल अपग्रेड की जरूरत है। यानी कि जो मौजूदा ईवी चार्जिंग का लोड है वो अभी की वायर्स उठाने में पर्याप्त नहीं है और अगर ये अपग्रेड नहीं किया जाता है तो ओवरलोड, ट्रिपिंग और वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ साथ आग का खतरा भी यहां पर पैदा होता हुआ दिख सकता है। खास तौर पर एक और बात हाईलाइट की गई है कि अगर दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो यहां पर पार्किंग और होम चार्जिंग एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है, कोई डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है जहां पर होम चार्जिंग की बात की जाए। इसके अलावा पुरानी सोसाइटीज और अगर अपार्टमेंट में चार्जिंग पॉइंट लगाने की बात की जाए फिलहाल के समय में, तो वो भी काफी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में जो सबसे बड़ी बाधा है इस स्टडी के हिसाब से वो है खर्च, क्योंकि इसमें पैसा भी लगेगा और ये सारी जो चुनौतियां हैं इस स्टडी के जरिए सामने रखी गई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आखिर में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टडी के जरिए सिफारिश भी की गई है कि सरकार को जो होम ईवी चार्जिंग है इसके लिए एक समान नियम और गाइडलाइंस जल्द से जल्द लाने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएस ईरान में युद्ध थमने का असर अब दिखने लगा है। कमर्शियल एलपीजी के दाम घटाए गए हैं, साथ ही प्राइवेट पेट्रोल पंप ने भी पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। खाड़ी में युद्ध विराम के बाद कहां घट रहे दाम, बता रहे लक्ष्मण रॉय। देखिए, युद्ध विराम का असर भी यहाँ पे दिखने लगा है। कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ी है, गैस की सप्लाई बढ़ी है, तो जाहिर तौर पे घरेलू बाजार में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े थे, उन सारे में कटौती की शुरुआत हो गई है। और इसकी शुरुआत की गई है कमर्शियल एलपीजी से, क्योंकि आपको याद होगा कमर्शियल एलपीजी जो दरअसल रेस्टोरेंट वगैरह में जाता है, 19 किलो वाला जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, उसके दाम सबसे पहले बढ़ाए गए थे जब ईरान वॉर शुरू हुआ था। तो अब सबसे पहले घटाए भी गए हैं उसी के दाम और 183 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है।
इस कमर्शियल एलपीजी के सिलेंडर के दामों में, जो अब घट करके 2,930 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। तो ये कमर्शियल एलपीजी की बात रही। घरेलू एलपीजी यानी हमारे आपके घरों में जो रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर आता है, उसके दाम में अभी कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी रहें कि उसके दाम भी सरकार घटाती है या फिर ऑयल मार्केटिंग घटाती है कंपनियां, तो कब तक घटाती हैं। रही बात पेट्रोल डीजल की, तो प्राइवेट पेट्रोल पंप जो कंपनी है नायरा, उसने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं। पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर, तो डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। यहाँ भी आपको बताना चाहूंगा कि जब दाम बढ़ाने की बारी थी तो सबसे पहले इसी प्राइवेट कंपनी ने दाम बढ़ाए भी थे। तो अब सबकी निगाहें टिकी है कि प्राइवेट कंपनी के बाद क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, आईओसीएल जैसी कंपनियां भी पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे क्या, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। क्योंकि ईरान वॉर शुरू होने के बाद 7.5 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे, वहां भी अब घटने के कह सकते हैं कि उम्मीद लोगों की काफी ज्यादा जग गई है। उससे पहले एटीएफ जो हवाई जहाज में फ्यूल डलता है, उसकी कीमत भी 115 रुपये प्रति लीटर से घटा करके 110 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है, जो आज से लागू हो गया है। विंडफॉल टैक्स में भी डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटाया गया। डीजल पर जहां विंडफॉल टैक्स यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी 14 रुपये प्रति लीटर से घटा करके 8.5 रुपये प्रति लीटर की गई। एटीएफ के एक्सपोर्ट ड्यूटी 12.5 रुपये प्रति लीटर से घटा करके 7.5 रुपये प्रति लीटर की गई। पेट्रोल पर हालांकि एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरह के ईरान वॉर का जो उस टाइम जो महंगाई या फिर बढ़ते दाम का जो सिलसिला चल रहा था, वो तो थम ही गया, साथ ही साथ दाम घटने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद से आर्थिक माहौल में सुधार दिख रहा है। पेट्रोल और गैस के दाम कम हो रहे हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। ईरान में सुकून, भारत में आएगा बूम। शाम 7:57 पर। मेमोरी और स्टोरेज की बढ़ती लागत के चलते कंपनियों ने स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप की कीमतों में बढ़ोतरी की शुरुआत कर दी है। एप्पल के बाद अब वीवो और नथिंग ने भी मोबाइल फोन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। क्या होगा इसका आपकी जेब पर असर, देखिए ये रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग के बीच रैम और स्टोरेज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 9 महीने में दोनों की कीमतों में 200% की बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा कंपनियों ने स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप की कीमतों में बढ़ोतरी करने की शुरुआत कर दी है। एप्पल ने मैकबुक, मैक मिनी, आईपैड, एप्पल टीवी के दामों में 15 से 42% की बढ़ोतरी की है। नथिंग ने अपने फोन की कीमतों में 8 से 25% की बढ़ोतरी की है। वीवो ने अपने स्मार्टफोन की कीमतों में 7 से 25% की बढ़ोतरी की है। ये नई बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू हो गई है। बाकी कंपनियां भी धीरे धीरे कीमतें बढ़ा रही हैं। जानकारों के मुताबिक साल 2027 तक मेमोरी और स्टोरेज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहेगी और नए फोन महंगे होते रहेंगे। क्वार्टर 4 2025 के मुकाबले मेमोरी की कीमतें 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं और आगे ये 5 गुना तक पहुंचने की संभावना है। यह स्मार्टफोन बनाने की लागत को काफी प्रभावित कर रहा है। दूसरा कारण है मजबूत डॉलर और बढ़ती इनपुट लागत। जैसे जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है और कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, स्मार्टफोन कंपनियों के पास इस बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने से बिक्री में भी कमी दिखाई दे रही है। साल 2026 में बिक्री करीब 14% तक घटी है। इसका बड़ा असर बजट सेगमेंट के फोन पर भी पड़ा है। असीम मनचंदा, दिल्ली। अब आपको बता दें, सोने चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना 1,41,000 के नीचे फिसल गया, वहीं चांदी 2,22,000 के नीचे आ गई है। चांदी बीते 1 महीने में लगभग 15% टूट चुकी है। सोने चांदी में आगे कैसी रहेगी चाल, बता रही है मनीषा गुप्ता। भारी गिरावट यहां पर सोने और चांदी के प्राइसेस में भी देखने को मिली है। अगर सोने की बात की जाए तो $4,000 प्रति आउंस के नीचे के लेवल्स हैं और चांदी 60 के नीचे लगातार यहां पर कारोबार करती रही है। अपने हाई से करीबन 50,000 रुपए की गिरावट 10 ग्राम प्रति हम सोने में आता हुआ देख चुके हैं। जून के महीने की अगर यहां पर बात की जाए तो सोने के प्राइसेस ने 11.5% की गिरावट दिखाई है और पिछले पूरे क्वार्टर में 13% की गिरावट, जो कि 13 साल में सबसे कमज़ोर क्वार्टर के तौर पर यहाँ पर उभरा है। चांदी की भी अगर बात की जाए तो वही हाल यहाँ पर भी देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर हम यहाँ पर नेगेटिव होते हुए नजर आए हैं। इस साल में 7.5% की गिरावट सोने ने अब तक 6 महीने में दिखाई है, तो चांदी में यही गिरावट करीबन 22% तक देखने को मिली है। मार्केट्स को लगता है कि डॉलर इंडेक्स जो कि 14 महीने के हाइज पर है, एक्सपेक्टेशन की शायद यूएस की तरफ से एक रेट बढ़त हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे और इक्विटीज़ में जो तेज़ी आई है तो पैसा यहाँ पर मेटल्स और टैंजिबल कमोडिटीज़ से निकल कर हमने इक्विटीज़ में जाता
आता हुआ देखा है, तो उसका भी प्रेशर यहाँ पर प्राइसेस में पड़ा है। बाजार को लगता है कि यहाँ से $100 तक की गिरावट सोना शायद आपको और दिखा सकता है, लेकिन वो खरीदारी के मौके होंगे। लॉन्ग टर्म बाइंग और लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड यहाँ पर सोने में अभी भी कायम है। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। जुलाई सीरीज की शुरुआत शेयर बाजार के लिए शानदार रही। आज बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी दोनों अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी रही। तो बाजार में कैसे रहा है आज का कारोबार, बता रही है रक्षा रावत। जी बिल्कुल, 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन काफ़ी शानदार रहा। जुलाई सीरीज़ की दमदार शुरुआत देखने को मिली और निफ्टी 24,000 के पार बंद हुआ। 140 अंकों की बढ़त हमें देखने को मिली। निफ्टी बैंक ने भी आज काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया। लगभग 500 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहां पर रियलिटी में 3.5% से ज़्यादा के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा एफएमसीजी में 2% की तेजी देखने को मिली और ऑटो काउंटर आज फोकस में रहे। अच्छे सेल्स नंबर आए जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा डिफेंस, पीएसयू, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी और निफ्टी बैंक को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आज आईटी ने दोबारा दबाव डाला। जो केपीआईटी टेक की गाइडेंस कमजोर नजर आई, वहां से पूरे ही आईटी पैक पर दबाव आया। और आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहां पर 5 साल के निचले स्तर पर बंद हुआ है। इसके अलावा मेटल और फार्मा में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फूड डिलीवरी, काउंटर, इटर्नल, यहां पर करीब 6% के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, नेस्ले और एशियन पेंट जैसे काउंटर थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन आज बाजार को डिसअपॉइंट किया आईटी पैक ने। निफ्टी में गिरने वाले शेयर में 3 काउंटर आईटी पैक से रहे। इसके अलावा हिंडाल्को मेटल पैक से हमें देखने को मिला। लेकिन आज फोकस में थे ऑटो पैक। काफ़ी अच्छे ऑटो नंबर आए जिसकी वजह से अशोक लेलैंड, बोश, एमएनएम और मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स थे जिनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन आज आईटी पैक ने माहौल बिगाड़ दिया और एमएफएसएल की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने अनुमान जताया कि FY27 जो है उसका शुरुआत काफ़ी ख़राब हो सकती है। Q1 जो है उस पर प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पर सारे ही आईटी काउंटर्स जो हैं उन पे दबाव देखने को मिला। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल। एडलवीज एएमसी की एमडी राधिका गुप्ता के मुताबिक भारत के लिए जो नेगेटिव फैक्टर थे वो अब खत्म हो चुके हैं और अब भारतीय शेयर मार्केट बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। निवेशकों को अपनी एसआईपी अभी बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। राधिका गुप्ता से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन है, आपको लगता है कि जो वॉलेटिलिटी से हम आगे निकल गए हैं राइट नाउ? आई थिंक जैसे हमने कहा कि इंडिया के लिए जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो काफी हद तक गुजर गए हैं। चाहे आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात करें, चाहे आप ट्रेड टैरिफ्स की बात करें, चाहे आप क्रूड ऑयल की बात करें, मॉनसून है। बट आई थिंक जो मेजर फैक्टर्स थे जिन्होंने मार्केट को इकोनॉमी पे स्ट्रेस डाला था वो दे आर पास्ट अस एंड उम्मीद है कि अब अर्निंग्स ग्रोथ आनी शुरू होगी। स्पेशली अर्निंग ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएशन इस वक्त सही है? आई थिंक ये डिपेंड करता है। सी वैल्यूएशन बहुत महंगे नहीं है, बहुत सस्ते नहीं है, लेकिन बीच के हैं। लार्ज कैप में तो कंफर्ट है और मिड और स्मॉल कैप में अगर आप देखें, खासकर मिड कैप सेगमेंट में अर्निंग्स एडजस्टेड उतने बुरे नहीं है क्योंकि 2 साल से मार्केट ने कुछ नहीं किया। अब अगर आप Q1 तो बहुत अच्छा नहीं होना वाला, अगर आप आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ी सी अर्निंग्स रिकवरी देखेंगे तो ये वैल्यूएशंस पूरे जस्टिफाइड रहे। ओके फाइन। अगर मैं बात करूं अभी एसआईपी की, तो अभी लोग किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने होल्ड कर लिया है, क्या लगता है आपको? देखिए, एसआईपी बुक इंडस्ट्री की 30,000 करोड़ है, तो एसआईपी पे लोगों का फेथ मेरे हिसाब से जारी है। लोगों को एसआईपी मेरे हिसाब से एक प्रोडक्ट नहीं लगता, एक सेविंग करने का उपाय है, एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट का और वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग का रूट है और मेरे हिसाब से वो रहेगा। एसआईपी एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। आप उसमें 5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये ट्रेंड कहीं जाने नहीं वाला। लोग रिडीम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है कि कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अकाउंट बंद कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर 5%, नए अकाउंट खुल रहे हैं, 5% बंद हो रहे हैं, तो ठीक है, नेट जीरो है। जब 2 साल मार्केट फ्लैट रहा है तो ये बहुत बुरा आउटकम नहीं है। So what will be your advice to continue the same? एब्सोल्युटली, आई थिंक बुरे मार्केट में सिप बंद नहीं करनी चाहिए क्योंकि बुरे मार्केट में ही सिप काम आती है। आप वही यूनिट्स सस्ते लेते हैं, तो प्लीज बुरे मार्केट में अपनी सिप मत बंद करिए। और सिप काम आती है जब आप उसे 5 या 10 साल के लिए करें।
9 जुलाई से टीसीएस के नतीजों का अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है। कैसे हो सकते हैं आईटी कंपनियों के नतीजे, इस पर एमओएफएसएल ने रिपोर्ट निकाली है। आइए कंचन से समझते हैं कि Q1 में आईटी कंपनियों से क्या उम्मीदें हैं। हमने 19 जून को देखा था कि तीसरी तिमाही के अपने नंबर्स प्रेजेंट किए थे एक्सटेंशन ने, जहां पे क्लाइंट स्पेंडिंग को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स बने हुए थे। इनफैक्ट जो उनका रेवेन्यू गाइडेंस है वो भी हमें कट होता हुआ दिखाई दिया था 3 से 4% का। उसके बाद वहां से कहीं ना कहीं हमें जो आने वाली अर्निंग्स है फर्स्ट क्वार्टर की, उसका एक हिंट तो लग गया था। तो अब माना ये जा रहा है कि जो 9 जून से शुरुआत हो रही है रिजल्ट्स की, सबसे पहले टीसीएस के, LTIM, HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एम्फेसिस अपने जो नंबर्स हैं वो पेश करेंगी। नंबर्स यहाँ पे हमें सुस्त साइड में ही देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो डिमांड रिकवरी है उसको लेके भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बाजार के अंदर बनी हुई है। जो इस टाइम पे स्पेंडिंग है, एआई है और जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसका काफी बड़ा इंपैक्ट हमें पहली तिमाही के नंबर पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें गाइडेंस की, वहां पे भी एक कटौती की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। जो फिस्कल ईयर 27 का टारगेट दिया गया था वहां से भी नंबर्स हमें नीचे देखने को मिल सकते हैं। HCL टेक के सर्विस ग्रोथ गाइडेंस में मानी जा रही है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट करेंसी टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ की, तो यहाँ पे लार्ज कैप में 1.5 से 2% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें मिड कैप की, तो यहाँ पे 1 से 5% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एबिट ग्रोथ की बात करी जाए तो 16.5% का अपसाइड यहाँ पे माना जा रहा है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में 13 से 13.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसके साथ अगर हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक रेवेन्यू ग्रोथ की, तो देखिए टीसीएस और LTIM की जो ग्रोथ है वो हमें फ्लैटर साइड में देखने को मिल सकती है। HCL टेक केवल 1% का इजाफा। इसके अलावा इन्फोसिस में 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। साथ में हेक्सावेयर में करीबन 5% की और परसिस्टेंट में 3% की जो ग्रोथ है उसका अनुमान इस टाइम पे जताया जा रहा है। मार्जिन्स की इस टाइम पे बात करें तो इन्फी HCL टेक में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा, टेक महिंद्रा में 50 और टीसीएस में हमें नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा विप्रो, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, जेंसार के मार्जिन्स पे तो हमें काफी भारी दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। अब एक बार लास्ट बात कर लेते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे है। वैल्यूएशन इस टाइम पे देखिए काफी ज्यादा हमें कंफर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें Tier 1 शेयर्स की, तो वो अपने 5 साल 10 साल के जो एवरेज है उससे 30 से 40% के नीचे इस टाइम पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें टीसीएस की या फिर इन्फोसिस की, तो ये अपने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के पी के जो नियर है वहां पे कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डिमांड में किस तरीके से स्टेबिलिटी आती है और जो एआई है उसमें किस तरीके का स्टेबिलिटी आती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए आगे के आउटलुक को, आगे की ग्रोथ को। लेकिन पहली तिमाही के और दूसरी तिमाही के नंबर ये माना जा रहा है कि सॉफ्ट साइड में रहेंगे। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मुंबई में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई में कल से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इसके चलते मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिला है। तेज बारिश के चलते सांता क्रूज ईस्ट और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही है। बारिश के बीच लोगों को ऑफिस और रोजमर्रा के कामों के लिए निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नवी मुंबई और वसई विरार में भी लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के बीच पवई लेक का जलस्तर बढ़ गया है। आज सुबह करीब 5:30 बजे से झील के ओवरफ्लो होने की खबर सामने आई है। लगातार बारिश के चलते झील में पानी बढ़ा और पानी बाहर निकलने लगा। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला के योग केंद्र से पुलिस ने एक बॉक्स बरामद किया है। बॉक्स पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा है और पेटीएम का QR कोड लगा है। 28 जून को हुई पुलिस की छापेमारी का वीडियो आज सुबह सामने आया है। पुलिस ने फैजाबाद जेल में बंद सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की। इसमें सबसे लंबी पूछताछ अविनाश से हुई। 5 जून को अविनाश के घर से बरामद कैश और गहनों को लेकर सवाल जवाब किए गए।
आपको बता दें, अविनाश के घर से 14 लाख कैश मिला था। राम मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षा कर्मी भी जांच के घेरे में है। उनकी ड्यूटी, रोस्टर, सीसीटीवी, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा जिस निजी सुरक्षा कंपनी के पास था, वो बिहार के पूर्व सांसद की है। ट्रस्ट इस पर हर महीने 1 करोड़ खर्च करता था, यानी निजी सुरक्षा पर सालाना 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को सरकार ने 15 दिन का समय और दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एसआईटी जांच एक धोखा है। चढ़ावा चोरी का जो असली गुनहगार है, उन्हें बचाया जा रहा है। ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं सब लोगों की। ये फर्जी एसआईटी है, फर्जी एफआईआर है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। जो असली चोर हैं उनको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? बड़े बड़े लोगों को क्यों बचा रहे हैं? छोटे छोटे लोगों के पीछे पड़े हुए। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला कम से कम 20,000 करोड़ का घोटाला है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी, जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए, करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। अब आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक अफगानिस्तान की वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक की है। यह हवाई हमले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए हैं। अफगानिस्तान के मुताबिक आईएसआईएस के ठिकाने उनके देश में हमलों की साजिश कर रहे थे। उधर पाकिस्तान की सेना का दावे के मुताबिक 30 जून को बलूचिस्तान की तरफ भेजे गए 4 ड्रोन को मार गिराया गया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से आतंकवाद का समर्थन छोड़ने को कहा है और कड़ी चेतावनी दी है। उधर पीओके में भी बगावत की आग इस कदर भड़की हुई है जिससे शहबाज और मुनीर संभाल ही नहीं पा रहे। पीओके में जनता का पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। पीओके के रावलकोट में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है जैसे नारे लगाए। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने 2 हफ्तों से जरूरी राशन और खाने पीने की चीजों पर रोक लगा दी है। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वह भारत की ओर रुख कर सकते हैं। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने 5 जून से पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, जिसके चलते भी लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। इधर पाकिस्तान को लेकर भारत में सियासतवार पलटवार हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से सामान्य हो, इसको लेकर दोनों देशों के 100 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें मांग की गई है कि दोनों देशों के बीच टेंशन खत्म हो और वीजा सर्विस फिर से शुरू की जाए। इसके अलावा एयर स्पेस को भी दोबारा खोलने की मांग की गई है। इस चिट्ठी में फारूक अब्दुल्ला और मनोज झा समेत 117 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ से लिखी हुई इस खुली चिट्ठी में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत, पूर्ण राजनीतिक संबंध बहाल करने और लोगों के आपसी संपर्क फिर से शुरू करने की मांग की गई है। विपक्ष के इस कदम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मतलब मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, इंडिया में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। ये कितना दोहरा चरित्र है, हद है न कि है नहीं की। पहलगाम के ठीक बाद आपने खेला, किसको बेवकूफ बना रहा है? हम तो आज तक सदन में पूछते रहे आपसे, पुलवामा में कौन इन्वॉल्व था? पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात आप लोग कर रहे हैं कि लोगों को वीजा बहाल करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। नहीं। दूसरा ये कि हाई कमिश्नर जो है वो एक मिनट मैं कहूँ, संगीत को वीजा की जरूरत होती है क्या? सरहद पार करने में संगीत को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कार्टून को भी दिक्कत नहीं होती है, लिटरेचर को भी सरहद पार करने में दिक्कत नहीं होती है। इस डिजिटल दुनिया में बंदिशों की बजाय आप राज्य के चरित्र को अलग रखिए, मिलिट्री पर्सपेक्टिव उसके साथ, स्टेट टू स्टेट अलग, लेकिन पीपल टू पीपल इसको फ्री रखिए।
पीडीपी का एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त इख्तिलाफ है दो मुल्कों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक दोस्ती का पुल बनना चाहिए और उसके लिए बातचीत ज़रूरी है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, ये जानते हुए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो, उसकी जो लेगेसी है वो ये नहीं होती वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा। उसकी लेगेसी इससे देखी जाती है कि उसने अपने वक्त में कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। और इस वक्त मोदी जी के पास भी एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। तो अगर ये रास्ते खुल जाते, पाकिस्तान के साथ बात हो जाए, चाइना के साथ एक अच्छा मुआहदा हो जाए, तो मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर का जो मामला है ये सुलझ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने घर में घुसकर मारा आतंकियों को, एक नया नॉर्मल सेट किया। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस पे है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीमा पर नहीं, सेना ने सीने पर चढ़कर आतंकी कैंप और मिलिट्री कैंप को ध्वस्त किया। अब आतंकी और मिलिट्री में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ये भी एक नया नॉर्मल हमने सेट किया है। परंतु जिनका पुराना नॉर्मल था कि 26/11 के बाद कुछ मत करो, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दो, वो अब सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए और सेना के शौर्य पर, सेना के बलिदान पर मजाक और मखौल उड़ाते हुए वो चाहते पाकिस्तान से बातचीत हो जाए, मतलब टेरर टॉक्स एक साथ फिर से शुरू हो जाए। आज नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को पदभार संभालने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद जनरल धीरज सेठ ने अपने पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ को सल्यूट किया और फिर उनके पैर छुए। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। सेना प्रमुख ने देश के दुश्मनों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार और सक्षम है। भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन्ड फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से सशक्त हो और मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले जारी है। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है। फ्रांस के लिए कीलियन एम्बापे में 2 और ब्रैडली बारकोला ने 1 गोल किया। मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर 40 साल बाद नॉकआउट राउंड का मैच जीता है। मेक्सिको की जीत का जश्न जोरों शोरों से मनाया। लाखों फैंस सड़क पर उतर आए, मगर इस दौरान 2 फैंस की दम घुटने से मौत की भी खबर है। इधर नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया और यह पहली बार है कि नॉर्वे ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और कांगो डीआर का मुकाबला होगा। दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। मुकाबला एटलांटा स्टेडियम में आज रात 9:30 बजे होगा। इसके बाद बेल्जियम और सेनेगल रात 1:30 बजे आपस में भिड़ेंगे और सुबह 5:30 बजे अमेरिका और बोस्निया एंड हर्जेगोविना का मुकाबला होगा। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। देश में 1 जुलाई 2026 को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो आज के दिन डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, इसे लेकर इतने सालों में बदलती हेल्थ केयर की तस्वीर पर करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।